हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रसायन एकेडमी केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ स्टार्ट किया है डिस्कस करना। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट्स करवाए पहले लेक्चर में, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसमें एक और कंसेप्ट होता है और वो होता है रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो हमने सबसे पहले बात आपके साथ की वो कौन सी बात की? इंडक्टिव इफेक्ट पहले लेक्चर में, फिर क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर आपके साथ डिस्कस किया इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और अब आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास कौन सा? रेजोनेंस इफेक्ट, और इसे हम बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीसोमेरिक इफेक्ट। इस लेक्चर में मैं आपको काफी कुछ करवाना चाहता हूं, लेकिन डिटेल में। ये मतलब ज्यादा आर्टिकल नहीं, लेकिन एक ही आर्टिकल को, कम आर्टिकल को ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक तो होती है मॉलिक्यूल की वो स्ट्रक्चर, और एक होता है उसकी प्रॉपर्टीज। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में और प्रॉपर्टीज में एक रिलेशनशिप होता है। मैं बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से आपके साथ बात करना चाहता हूं। जैसे आप लोअर क्लास में पढ़ते चले आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? लीनियर है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये नॉन पोलर है। लेकिन जो वाटर है उसका मॉलिक्यूल क्या है? वी शेप्ड है, जिसके कारण से वो क्या है? पोलर है। क्योंकि यहां पर इसके जो डायपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, यहां पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। ठीक है, यहां पे म्यू इज इक्वल टू 0, यहां पे म्यू की नेट वैल्यू होगी। दैट इज द केस। इसका मतलब वन थिंग इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है, और वो ये है कि दैट देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय इट। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हम अगर ओजोन की बात करें, सुनिए ओजोन। तो ओजोन में अगर हम इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर है, ये इसकी ल्यूइस स्ट्रक्चर है। मीन्स हम इसमें क्या कहते हैं कि दीज आर द 3 ऑक्सीजन्स। यू नो कि हर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये और ये। अब ऐसे कि दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन कंबाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन ईच, तो इट फॉर्म ए डबल बॉन्ड। ये एक डबल बॉन्ड बना लेता है। और ये जो ऑक्सीजन है, अब ये वाली ऑक्सीजन अगर इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाती है, नो डाउट इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, लेकिन इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स व्हाई एन अल्टरनेटिव इज बीइंग, यू कैन से, चोजन। एंड वो अल्टरनेटिव क्या है? ये जो ऑक्सीजन है कहती है कि दैट इज यू शेयर माय दिस इलेक्ट्रॉन विद यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट इज वन साइडेड शेयरिंग। इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुनिए, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या है? अगर कोई कहे कि कोवलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गलत है। हमें ये कहना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय mutual sharing of the electrons. And
Coordinate bond is that bond which is formed, of course, by sharing of the electrons, but it is formed by one-sided sharing up of the electrons. This fundamental is there. चलो, anyhow, मुझे यहाँ पे आपको बॉन्डिंग तो नहीं करवाना, लेकिन जो यहाँ पर फंडामेंटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये है कि अब हमारे पास समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कहूँ कि ओजोन का ये डबल बॉन्ड है एक ऑक्सीजन के साथ और एक के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ये डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल होगा, या हम ये कह सकते हैं भाई ये सिंगल हो तो ये डबल होगा। मींस कहने का मतलब ये है कि इसके ऑक्सीजन ओजोन में दो ओ बॉन्ड्स हैं, तो दोनों के दोनों जो ओ बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, वन विल बी स्मॉलर एंड अदर विल बी द लॉन्गर, एक छोटा होगा शॉर्टर होगा और एक बड़ा होगा, एक डबल बॉन्ड होगा एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो नाउ व्हाट वी सी, हम इसको एक्चुअल में देखते हैं, एक्चुअल में इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ओजोन में जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो बराबर हैं, एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं, और उनका जो यू सी उनका जो बॉन्ड करेक्टर है वो डबल और सिंगल के इन बिटवीन है। डबल जितना स्ट्रांग नहीं है और सिंगल जितना वीक नहीं है, सिंगल जितना लॉन्ग नहीं है एंड डबल जितना शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को वैसे हम नाम देते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर्स, है ना। तो आमतौर पे वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फॉर ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल Lewis structures are given in order to explain the properties of the molecule. But sometime, कई बार ऐसा होता है, sometime in order to explain all the properties of a molecule, sometime in order to explain all the properties of a molecule, one given structure is not sufficient. जो एक हम उसको structure assign करते हैं वो sufficient नहीं होती. One given structure is not sufficient. So to explain all the properties, अगर हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो we have to take the help of more than one structure. We have to take the help of more than one structure. एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं, है ना। एंड neither of these structures, ये जो स्ट्रक्चर जैसे ओजोन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर 1 लिखी और ये स्ट्रक्चर क्या लिखी 2, हमने neither of these structures, ना एक ना ये दो, neither of these structures they represent the actual structure of the molecule, but the actual structure of the molecule is a hybrid of, इन दोनों स्ट्रक्चर का क्या इन बिटवीन है, is hybrid of the various given structures. तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग या रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये क्या होती है आपके पास, these are contributing structures, resonance hybrid, and ये क्या होता है, contributing structures. Remember, जो contributing structures होती हैं उनको हम ऐसे एक डबल हेडेड एरो से सेपरेट करते हैं, और जो इसके लिए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखते हैं उसके लिए इनको हम सभी को ब्रैकेट में ऐसे डाल देते हैं एंड उसके बाद ये लिख देते हैं भाई इट इज, मतलब दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू ऑल दीस स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स के इक्विवेलेंट है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये प्रॉपर्टी हुई, है ना। लेकिन अब ये है कि हम एक मॉलिक्यूल के लिए जब डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वो हम स्ट्रक्चर्स क्या कुछ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, एक और मैं बात बताता हूं, सुनिए, एक और मैं पहले बात आपके साथ डिस्कस कर लूं तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। यू सी, सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल का नाम है ब्यूटा 1,3-डाइईन। ओके, सपोज मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करता हूं, व्हाट आई डू, आई ऐड टू इट व्हाट इज नोन एज ए ब्रोमीन, Br2, ब्रोमीन इन CCl4।
और इसका 1 मोल डालता हूं, 1 मोल, तो अगर मैं इसका 1 मोल डालता हूं तो आई एक्सपेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। भाई वो जो Br है, Br2 का 1 मोल डबल बॉन्ड के ऊपर लग गया एंड वी हैव गॉट दिस कंपाउंड। लेकिन इसके साथ साथ एक ये वाला कंपाउंड भी मिलता है और वो ये है उसकी स्ट्रक्चर, Br और Br। ये जो एडिशन है इसे हम बोलते हैं 1-2 एडिशन, और इसे वैसे हम नाम देते हैं 1-4 एडिशन। ठीक, 1-4 एडिशन। तो क्वेश्चन इज दिस कि ये कंपाउंड ठीक है, ये तो ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो कैसे बना होगा, है ना, तो हम ये कहते हैं भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, है ना, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर लिख दी CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। ठीक है, ये ऐसे हो गई। अब इसमें जब Br2 लगा तो एक Br यहां पे लग गया, एक Br यहां पे लग गया, एक Br यहां पे लग गया, एक Br यहां पे लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटाडाइन की ये अकेली स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज अगर यही इसकी स्ट्रक्चर होती तो सिर्फ यही वाला प्रोडक्ट एक्सप्लेन होता, ये ना होता, क्योंकि रियल सेंस में ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट दोनों बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटाडाइन के केस में दिस, है ना, दिस स्ट्रक्चर या दिस स्ट्रक्चर, ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर जो है ना इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इनकी क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है इनका। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में मैं एक बात करता हूं कि दैट इज एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। क्या नाम देते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां अगर किसी स्ट्रक्चर में ऐसे देखिए, ध्यान से समझिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना, सिंगल ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हो तो सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। जैसे सपोज अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेटेड सिस्टम। रिमेंबर कंजुगेटेड सिस्टम ऐसे भी हो सकता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो, या यहां पर कोई एक ऐसा एटम हो, है ना, जिसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NH2 ग्रुप हो गया, या ऐसा सिस्टम हो डबल सिंगल डबल सिंगल, और यहां पे क्या चार्ज आ जाए, पॉजिटिव, ऐसा। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम्स। तो कंजुगेटेड सिस्टम में हम इस तरीके से डिफरेंट मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो कर सकते हैं, और उसके मूवमेंट के कारण से जो चार्ज डेवलप होता है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना, उसे हम वैसे रेजोनेंस या मीसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसोमेरिज्म, या सॉरी मीसोमेरिज्म नहीं, है ना, इट इज मीसोमेरिक इफेक्ट। जैसे हमने पहले क्या स्टडी किया, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर क्या स्टडी किया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर क्या स्टडी किया, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। आप क्या बता रहे हैं, इट इज मीसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर मैं कहूं व्हाट डू यू मीन बाय मीसोमेरिक इफेक्ट, वो रेजोनेंस अलग है, मीसोमेरिक इफेक्ट। हम ये कहते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट इज व्हाट, इट रेफर्स टू नेट polarity produced in the molecule, net polarity produced in the molecule due to movement of pi electrons
or lone pair of electrons in conjugation with pi electrons is known as mesomeric effect. तो mesomeric effect हम क्या डिफाइन करते हैं? It is basically, it is fundamentally what is there? It is net polarity produced in a molecule due to the movement of pi electrons or lone pair of electrons which are in conjugation with the pi electron system. In conjugation with that is pi electron system. तो उस टाइप के जो इफेक्ट को, इस टाइप की जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. ठीक. अब मैं यहां पर आपके साथ एक दो चीजें डिस्कस करना चाहता हूं. व्हाट इज दैट? कि रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस क्या कुछ है? मैं पहली बात कंडीशन डिस्कस करूंगा, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनकी क्या. आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस. में किस कंडीशन में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख पाते हैं, किस कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशंस वी कैन राइट डाउन द डिफरेंट कंडीशंस. सबसे पहली बात यह है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. रिमेंबर, एक चीज याद रखना, अगर एक मॉलिक्यूल प्लेनर है तो तभी उसके बीच में रेजोनेंस हो सकती है. अगर एक मॉलिक्यूल में ड्यू टू वन और द अदर रीजन इफ देयर इज लॉस ऑफ प्लेनरिटी, अगर वो मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी खत्म हो गई तो फिर उसमें हम रेजोनेंस नहीं दिखा सकते. नंबर 1. नंबर 2, सिस्टम शुड बी कंजुगेटेड. वो सिस्टम कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए. अगर वो कंप्लीटली कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती. नेक्स्ट इज थर्ड, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव. इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, है ना. सिग्मा बॉन्ड रिमेन सेम. सिग्मा बॉन्ड की जो पोजीशन है वो सेम की सेम रहती है. मींस इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन सेम. जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है. द पोजीशन ऑफ वेरियस एटम्स रिमेन सेम. फोर्थ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं. इन ऑल द स्ट्रक्चर्स, सभी के सभी स्ट्रक्चर्स में, जैसे एक मॉलिक्यूल है उसके लिए हम 2, 3, 4, 10 स्ट्रक्चर लिख पाए, तो सभी के सभी स्ट्रक्चर में क्या चीज कॉमन है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन टर्म्स ऑफ pi electrons, lone pair of electrons, etc. will remain same. वो सेम रहेंगे. ऐसा नहीं कि एक में आपने जो है ना मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, है ना, टोटल 8 हो गए ना, तो दूसरे में भी 8 ही होंगे. ये नहीं कि उसमें 10 दिखा दो या उसमें 6 दिखा दो. नो, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम. वो हमेशा सेम रहेगा. मीन्स एक और बात, वैलेंसी ऑफ ईच एटम शुड बी सेटिस्फाइड. हर एटम की जो वैलेंसी है ना वो पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के टर्म में. ये आपके पास कंडीशंस है. और एक और बात, दैट इज जो मेन इसमें बात है, नो स्ट्रक्चर, कोई भी जो स्ट्रक्चर है ना, रिप्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती जो इसमें से एक्चुअल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके. ठीक है. एंड ऑल द प्रॉपर्टीज
और वो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। नो, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो और जो सभी की सभी प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए, है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इज ऑलवेज हाइब्रिड ऑफ, हाइब्रिड होता है वेरियस गिवन स्ट्रक्चर्स, वेरियस गिवन स्ट्रक्चर्स। ये एक फंडामेंटल सी बातें हैं कुछ जो आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इसी का नेक्स्ट स्टेप मैं कहूं तो ये तो थी कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस। मैंने आपको क्या कुछ बोला बेसिकली, कि मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। जब भी आप उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें तो उसमें सभी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होने चाहिए, किसी भी एटम का ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसकी रिक्विजिट वैलेंसी है वो पूरी होनी चाहिए। पूरी नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस है वो आ जाने चाहिए। और कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो इन सभी गिवन स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो है काफी इंपॉर्टेंट है, एंड वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेजोनेंस। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चीज को प्रॉपरली समझ लेते हैं तो काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, एक नहीं काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे, और काफी सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट बहुत ही आसान है और वो ये है, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो तो हम ये कहते हैं मोर विल बी स्टेबिलिटी, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, उस मॉलिक्यूल में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सपोज एक के लिए हम 4 स्ट्रक्चर लिख पाते हैं, एक के लिए 6 लिख पाते हैं, तो जिसके लिए 6 लिख पाए हैं वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा बी, देखिए ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है RCOOH। You know what is this molecule? It is a carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई अगर हमारे से पूछे कि ये स्ट्रक्चर क्या, बच्चे आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कंजुगेटेड है, तो कहीं तो कहेगा डबल सिंगल सिंगल नहीं है, नो है। कैसे है वो? ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, तो इट इज अ कंजुगेटेड सिस्टम। तो अब इस कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आए यहां पर और ये यहां पर है, ऐसे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो जब ये डीलोकलाइजेशन होगी तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, और इस O के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इस O के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ गया? पॉजिटिव। इस वाले ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया? एक डबल हेडेड एरो लगा दिया। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखें कि ये जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर, लेकिन इस रेजोनेंस के कारण से इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए। मैं ये कहता हूं दैट इज, इससे बेसिकली क्या हुआ? इट इज फंडामेंटली चार्ज सेपरेशन। इस फिनोमिनन को नाम देते हैं चार्ज सेपरेशन। एंड रिमेंबर, चार्ज सेपरेशन ऑलवेज लीड्स टू अनस्टेबिलिटी।
अगर चार्ज सेपरेशन होती है तो दैट ऑलवेज लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, उससे मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। चलिए और बात करते हैं। ये मेरे पास एक आयन है, ये आयन है आपके पास कार्बोक्सिलेट एनायन। कौन सा आयन है? कार्बोक्सिलेट एनायन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से इसने एक प्रोटॉन लूज कर दिया, माइनस प्रोटॉन, तो ये बना दिया कार्बोक्सिलेट एनायन। माय क्वेश्चन इज दिस दैट क्या ये सिस्टम कंजुगेटेड है? तो आंसर इज यस, कंजुगेटेड है भाई। तो अगर ये कंजुगेटेड है तो इसमें मूवमेंट क्या होगी? देखिए ये यहां पर आया और ये इधर गया। तो जब ये मूवमेंट ऐसे हुई तो व्हाट हैपेंड? इसमें क्या हुआ? लिसन, ये हुआ RCO नेगेटिव और यहां पे क्या? O। RC ये इधर आ गया और ये आ गया, लाइक दैट कार्बोक्सिलेट एनायन। देखिए इस फिनोमिनन को क्या नाम देते हैं? अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो यहां पे ऑक्सीजन यहां पर है, ये इधर है नेगेटिव चार्ज, और वही वाला नेगेटिव चार्ज अब यहां से उठ के उधर चला गया। मींस ये नेगेटिवली चार्ज आया था, अभी भी नेगेटिवली चार्ज है, बट वो नेगेटिव जो चार्ज है वो एक जगह लोकलाइज ना होके डीलोकलाइज हो गया। इस फिनोमिनन को हम नाम देते हैं चार्ज डिस्पर्सल। एंड रिमेंबर, ये जो चार्ज डिस्पर्सल होता है इट लीड्स टू स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी आती है। इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर में से ये वाली जो स्ट्रक्चर है रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है या एक आयन, चलो एक आयन लगाते हैं, ये एक मॉलिक्यूल चलो ये लगा लें। अगर मैं कहता हूं ये बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन की ये स्ट्रक्चर, या इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये वाली पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं ये वाला, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH3, या इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूं CH2 प्लस, इसका नाम है, इस कंपाउंड का जो नाम है, आयन का नाम जो है वो है एलाइल कार्बोनियम आयन। देखिए जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ये साथ साथ में ये भी सीखते चल जाए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिख पा रहे हैं। बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर आए क्योंकि सिस्टम कैसा है? कंजुगेटेड है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डबल सिंगल डबल, ये सभी कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे वो स्ट्रक्चर कैसे होगी? लिसन, वो स्ट्रक्चर होगी ऐसे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे गया तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, एंड इन दिस वे दिस कार्बन हैज अक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। एक और, चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आयन, इसका मैं नाम लिखता हूं एंड नेम इज एलाइल कार्बेनायन। ठीक है, एलाइल कार्बेनायन। अब अगर आप इस एलाइल कार्बेनायन की बात करें तो ये कंजुगेटेड है। कैसे कंजुगेटेड? डबल सिंगल और ये नेगेटिव चार्ज।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, ये इधर आया और ये इधर चला गया। तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी वो क्या बनी, ऐसे हुई CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर आप इस और इस दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो एग्जैक्टली एक जैसी है। 3 कार्बन इन 1 चेन, CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 एंड 1 कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ये और ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बराबर है। तो ये फिनोमिनन होता है, हम ये कहते हैं इफ फॉर ए मॉलिक्यूल, अगर हम किसी मॉलिक्यूल के लिए क्या लिख पाए, वी मे राइट टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। अगर हम 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स लिख पाए दैट लीड्स टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उससे वो मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसमें जो रेजोनेंस है दैट लीड्स टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू दिस मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको अभी तक 4 पॉइंट्स बताए, रिवाइज कर लेते हैं। क्या, इफ फॉर ए मॉलिक्यूल वी कैन राइट मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी। दूसरी बात, इफ फॉर ए मॉलिक्यूल देयर अकर चार्ज सेपरेशन इट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। If there occur charge dispersal that leads to stability, and if for a molecule we can write 2 equivalent structures, तो then it leads to stability, उससे भी stability आती है। Next जो बात है हमारे पास वो क्या है, if positive charge appear on electropositive atom and negative on electronegative atom, then it leads to stability, otherwise unstability। मतलब क्या है कि अगर हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हुए अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज, तो वो ज्यादा स्टेबल होएगा, दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, O इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, ये सपोज आयन स्टेबल है। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ऐसी लिखें किसी मॉलिक्यूल की, जैसे अगर मैं ये लिखूं सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 दिस इज से OH, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और ये इधर चले गए, तो इसमें क्या है CH2 माइनस CH डबल OH प्लस इलेक्ट्रॉन जिसने दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें कि इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो ये अनस्टेबिलिटी को डायरेक्ट करती है। तो इस टाइप की जो स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं, लेस स्टेबल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, that leads to stability, and if reverse occur तो then it leads to unstability, उससे unstability आ जाती है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, है ना, तो बेसिकली यही जनरल बातें होती हैं, ठीक है भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हमें जो ध्यान में रखनी है, और एक और बात वैसे मैं चलो आपको इस लेवल पर इस लेक्चर में बता दे, तो फर्दर अगर जो कंपटीशन के लेक्चर होंगे उसके में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर बेटे कभी भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर लिखे, इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर वी राइट एंड द 2 स्पीशीज, 2, एक ये कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, मींस कहने का मतलब ये है अपोजिट चार्ज ऑन अल्टरनेटिव एटम्स, ऑन एडजेसेंट, नॉट अल्टरनेटिव, अपोजिट चार्ज ऑन
adjacent atoms that always leads to unstability. उससे हमेशा अनस्टेबिलिटी आती है. मैं अपनी इस बात को थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं. व्हाट इज दैट? वो ये है कि रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर आर इफेक्ट या इसे एम इफेक्ट की बात करूं, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, ग्रुप की नेचर के बेसिस के ऊपर ये बच्चे दो टाइप के होते हैं. ए ग्रुप में पोजेस प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, या इट पोजेस माइनस आर इफेक्ट, और आई शुड से इट इज माइनस एम इफेक्ट. क्या होते हैं? देखिए, इफ अ ग्रुप, कोई भी अगर एक ग्रुप जो है डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे पाए, इट इज सेड टू पोजेस कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट. एंड इफ ए ग्रुप विदड्रॉ, खींच ले इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, then it is said to possess कौन सा? माइनस. एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अगर मैं ये कहूं, सुनिए, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये Cl ग्रुप लग गया, क्लोरीन, तो ये सिस्टम कंजुगेटेड है. कैसे? देखो, मैं बड़ी सारी स्ट्रक्चर बनाता हूं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, Cl इसके ऊपर लोन पे रिफ्लेक्ट, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. रिमेंबर, मैंने लोन पे इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट माना. तो क्या होता है, जब इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये आगे ऐसे चला जाएगा. ये कैसे स्ट्रक्चर्स लिखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा मैं आपको. लेकिन इसमें हुआ क्या, ये जो Cl ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, और यहां पे क्या बॉन्ड आ गया? डबल. और फिर यहां पे क्या आ गया? मतलब क्या कि इस Cl ग्रुप ने इस कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिया. दैट्स व्हाई इसका इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट. इसके एग्जांपल है Cl, Br, I, OH, NH2, OR, NHR, NR2, NHCOR, एटसेट्रा. ये कुछ ऐसे ग्रुप है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर लगे होंगे, जब भी किसी कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर लगे होंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को उनको देंगे. तो देयरफॉर दे आर नोन टू पोजेस कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट कौन सा? आई एम डिस्कसिंग विद यू. दूसरा इफेक्ट आपका माइनस आर इफेक्ट. व्हाट इज दिस माइनस आर इफेक्ट? ये माइनस आर इफेक्ट क्या होता है? सुनिए, जैसे अगर मैं कहूं ये मेरे पास एक ये बेंजीन है, चलो इसके ऊपर मैंने ये लिख दिया CH2 और इसके ऊपर चार्ज लिख दिया प्लस. इसका नाम है, वैसे अभी बता देता हूं, बेंजाइल कार्बोनियम आयन. ठीक है, बेंजाइल कार्बोनियम आयन कंजुगेटेड है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज. तो ये क्या करता है? ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है. तो खींचेगा तो क्या होएगा? इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लाइक दैट. It has withdrawn the electrons from this conjugated pi electron system.
तो इसका इफेक्ट क्या है? माइनस आर इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? माइनस आर इफेक्ट। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है जैसे CN, COH, COR, COOH, COOR dash, acid derivatives, NO2, etc. मैं यहां पर एक बात कहूंगा, इन ग्रुप्स की एक पहचान होती है। हेयर एन एटम विच इज अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम, जैसे साइनाइड में कार्बन लगेगा, CHO में भी कार्बन लगेगा, इसमें भी कार्बन लगेगा, इसमें नाइट्रोजन लगेगा। जैसे मैं नाइट्रोबेंजीन लिखूं तो मैं ठीक है, यहां पे ऐसे बेंजीन लिख दिया नाइट्रो। ऐसे द एटम, वो वाला एटम जो है विच इज अटैच्ड टू किसको? द कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वो जो एटम है जो कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज अटैच्ड टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन बाय मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन इज अटैच्ड टू द, अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। रिमेंबर, एक चीज को याद रखना कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। यूजुअली रेजोनेंस अगर कहीं पे आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट, तो बाकी सभी इफेक्ट्स को डोमिनेट कर जाता है, और इसी की मतलब हम ये कह सकते हैं इसी की पावर वहां पे रहती है, इसी की पावर वहां पे एग्जिस्ट होती है। तो अभी तक हमने 4 इफेक्ट्स को स्टडी किया, और वो इफेक्ट्स कौन कौन से थे? एक था इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या मीसोमेरिक इफेक्ट। एक इफेक्ट और आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज हाइपर कंजुगेशन या बेकर-नाथन्स इफेक्ट उसे बोलते हैं। दैट लेक्चर विल बी डिस्कस्ड आफ्टर in the next lecture. So to watch that, I advise you to subscribe my channel and spread it. Thank you.